नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मैं हूं होरितान जेलियांग आपके साथ। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस ने संविधान बचाओ सम्मेलन का किया गया आयोजन। केंद्र एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हुआ आयोजन। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ मुख्य अतिथि के तौर पर हुई शामिल। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल। सुप्रिया श्रीनेठ ने कहा कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है और जातिगत जनगणना का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। देश के लिए राहुल गांधी की लड़ाई देश ने देखा है। सत्ता में वहाँ लोग बैठे हैं जो कोविड में 33 लाशों पर आंख बंद कर लेते हैं। आप लोग कांग्रेस के सिपाही बनकर इस संगठन को मजबूत करिए। सुप्रिया श्रीनेठ। तो आइए विस्तार से जानेंगे। संविधान बचाओ सम्मेलन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान को मानने वाले हम लोग। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहब की तस्वीरें फूंकी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान का अपमान किया है। जब आप आरक्षण पे प्रहार करते हैं, जब आप दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार करते हैं, आप इस संविधान पे प्रहार कर रहे हैं। जब आप सरकारी कंपनियों को बेचते हैं, जब आप उसमें नौकरी की आवेदन नहीं लगाने देते, जब आप लैटरल एंट्री कराते हैं और जब आपके लोग खड़े होकर कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदल जाएगा। सबको आपका सिया इतिहास पता है। आप ना इस संविधान की रक्षा करना जानते हैं, ना इस देश के सम्मान की। आपने तिरंगे तक का बहिष्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई सीख नहीं चाहिए। हमारे शिद्दत से ये संविधान बना है और इसी संविधान को की रक्षा करने की हमने ठानी है। मैम, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल पूरे होने पर सम्मेलन कर रही है, बड़ा आयोजन कर रही है। मंत्रियों को और मोर्चों को जिम्मेदारी दी गई है कि घर घर जाके वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं। क्या उपलब्धि है 11 साल की? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। 11 साल में इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ को फ्री का राशन देना पड़ रहा है। बेरोजगारी और महंगाई भयावह है, आर्थिक असमानता है, विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। हम बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका लगातार बोल रहा है। आज असलियत यह है कि इस देश के साथ बहुत कम मुल्क खड़े हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपने अचीव किया है 11 साल में? सवाल तो इस बात का है। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायती चुनाव है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी? उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा पहला सवाल यह है कि 37 लोग आपने माने थे जिनका भगदड़ में मृत्यु हुई थी। अब पता चलता है कि आपने 5-5 लाख देकर लोगों का मुंह बंद करा दिया, उनसे बुलवा दिया कि किसी और वजह से मृत्यु हुई है। 82 मौतें हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की सरकार इधर उधर की बातें करने से पहले कुछ नैतिकता भी दिखाए। जाति जनगणना पे कुछ कहेंगे? जाति जनगणना राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी विजय है। उनका एक लक्ष्य है जिसको वो लेकर चल रहे हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत जनगणना के माध्यम से सबको समान अधिकार मिले। जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज़, गरीब सामान्य वर्ग के लोग इस विकास के प्रोसेस से बाहर रह गए हैं, उनकी गणना हो और वो भागीदारी और हिस्सेदारी निभाएं। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी इसका विरोध करते रहे, लेकिन आज उनको नाक रगड़ के इसको मानना पड़ रहा है। मैम, एक आखिरी सवाल, बिजली निजीकरण को लेकर जो विद्युत कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यूपी से ज़्यादा महंगी बिजली शायद ही किन्हीं राज्यों में हो और इसके बारे में सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से एक के बाद एक उपक्रम बेचे जा रहे हैं और जिस तरह से बिजली का निजीकरण करने की बात है, ये सर्वथा गलत है। जो लोगों की लोकप्रिय चीज़ें होती हैं वो करनी चाहिए। धन्यवाद। पक्षपात पर पहुंचे राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य मीनाक्षी बराला ने सोनम और मुस्कान मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस जघन्य मामले में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। प्रेस वार्ता के दौरान मीनाक्षी बराला ने कहा, 2 महिलाओं की हरकतों के कारण पूरी महिला जाति पर सवाल उठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज में महिलाओं से अधिक अपराध पुरुष करते हैं।
घरेलू हिंसा, मारपीट और अन्य अपराधों में पुरुषों की भूमिका ज़्यादा रहती है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग सभी मामलों की निष्पक्ष जांच चाहता है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि महिलाओं की छवि को एक तरफा दोषी बताने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। बगपात में महिला आयोग की यह सक्रियता और सख्त रुख दर्शाता है कि आयोग महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं अपराधों को लेकर गंभीर है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। गौरतलब है कि हाल ही में सोनम और मुस्कान नाम की 2 महिलाओं ने जोड़ा एक मामला सामने आया था, जिसमें गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों को भी सुर्खियों में रहा। वही महिला आयोग के सदस्य का यह बयान निश्चित रूप से मामले की गंभीरता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि आयोग महिलाओं की गरिमा और न्याय की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने के पक्ष में है। तो आइए सुनिए। डिसीजन लिया है, क्योंकि जो ज़्यादातर लव मैरिज है, अब जैसे मैं फिर यही कहूँगी, लव मैरिज हो या अरेंज, दोनों का आपने हाशिया देख लिया। एक इनमें से लव मैरिज थी और एक अरेंज मैरिज थी। तो शादी घर वालों की जो मर्जी से होती है वो बेहतर रहती है। घर वाले सोच समझ के अपनी बराबरी के लोगों में करते हैं, अपनी कास्ट में करते हैं। उससे उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका बच्चे को वो सेम एटमॉस्फेयर मिलता है दूसरे घर में रहने का जो उसके मायके में होता है। अगर बच्चा, जैसे मैंने अभी कहा, अभी यहाँ मेरठ में एक केस हुआ, नाम नहीं लूँगी, बहुत हाई फाई लोग थे। उनकी बेटी को बढ़ई से घर में दरवाजे खिड़की बना रहे थे, बढ़ई से उनकी बात हो गई, लड़की फॉरन रिटर्न, लेकिन उस बढ़ई के चक्कर में वो लड़की घर छोड़कर भाग गई। अच्छा रेपुटेटिव फैमिली थी, और लड़की को लेने गई तो उसने कहा कि अब मैंने पापा जो कर लिया मैं इसको निभाऊंगी। 14 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, लड़की ने फांसी खा ली। वो 14 दिन भी उस घर में नहीं रह पाई जो उसने डिसीजन लिया था पूरी ज़िंदगी रहने का। तो ये बिल्कुल सही किया है सरकार ने कि इस तरीके के केसेस पे कम हो जाएंगे। मांग भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, महिलाएं 2 विक्टिम अब तक आप लोगों ने जो बहुत हाईलाइटेड देखी हैं और कि इन्होंने गलत कर दिया। पुरुष तो रोज़, क्योंकि पुरुष समाज दारू पीता है आधे से ज़्यादा, और घर जाके महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। आपने देखा होगा पिता द्वारा बच्ची का बलात्कार, आपने देखा होगा भाई द्वारा बलात्कार, चाचे ताऊ द्वारा। इन सारे केसेस को अगर देखें तो कहाँ पुरुष आयोग की ज़रूरत है, सिर्फ 2 केसेस की वजह से। लेकिन मेरे को एक चीज़ देख के बड़ी हैरानी हुई कि 2 केसेस की वजह से अमर जी ये एक स्थिति ऐसी हो गई कि पुरुष समाज पूरा खौफ में है इस समय महिलाओं से। क्या मैडम शराबबंदी की जाए यूपी में? शराबबंदी तो नहीं की जा सकती, आपको और हमें पता है कि हम अपने स्तर से ही छोड़। आज बागपत आए हैं, क्या प्रोग्राम है? बागपत तो मैं जन सुनवाई के लिए आई हूँ, जो सरकार की तरफ से हर जिले में महीने में एक प्रस्तावित है। इस समय बागपत जिला मैं देख रही हूँ तो मेरे को बागपत भेजा गया है सरकार की तरफ से। जो भी केसेस यहाँ से लखनऊ, और होता है पुलिस ने नहीं सुने तो आयोग में चले जाते हैं, या प्रशासन में किसी और स्तर पे नहीं सुनी जाती तो आयोग में जाते हैं, तो फिर उनको हम यही बुला लेते हैं, जिले लेते हैं। फिर सबको लखनऊ नहीं बुलाना संभव नहीं है, यहाँ पे उनकी जन सुनवाई करते हैं। मैम, लगातार आप जैसे महिला आयोग से हैं और घटनाएं बढ़ रही हैं, बात करें जैसे सोनम रघुवंशी और साहिल मुस्कान जैसी घटनाएं सामने आई हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने स्पेशली आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि मुझे इन्हीं घटनाओं पे आपसे बात करनी। देखिए, 2 घटना हुई, एक मुस्कान वाली जिसको बहुत हाईलाइट सोशल मीडिया ने किया और मीडिया ने भी किया, दूसरी 4 दिन से सोनम वाली चल रही है। तो इसमें मैंने पढ़ा है, अभी सोशल मीडिया कभी खोलो तो महिलाओं के खिलाफ एक तरीके से लामबंद हो गया पुरुष समाज। किस लिए? 2 महिलाएं खराब हुई तो क्या पूरे देश की, पूरे विश्व की महिलाएं खराब हो गई? 2 महिलाओं के रोज पुरुषों के संबंधित इतने केस आते हैं जिनके बारे में जिक्र भी मीडिया नहीं करती, ना सोशल मीडिया करती, उनके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। अभी लखनऊ का केस हुआ, पुलिस की सराहनीय कदम था कि पहले दिन 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ और अगले दिन उन्होंने उसका एनकाउंटर किया, या जो भी सिम्टम्स में उन्होंने किया, लेकिन एनकाउंटर हुआ उस व्यक्ति का।
उसके बारे में मीडिया ने, सोशल मीडिया ने आज तक नहीं पूछा उसका परिवार कहाँ है, बच्ची का इलाज कहाँ चल रहा है, बच्ची कहाँ एडमिट है या उसको कितनी चोट थी। क्या मीडिया में कहीं देखा आपने? एक रामपुर की 10 साल की बच्ची जो गूंगी बहरी थी उसका रेप हुआ। निर्भया कांड तो क्या देखा होगा आपने, जो मैंने उस बच्ची को देखा है उसकी सारी आंखें हाथ डाल के बाहर निकाली हुई हैं। उन पुरुषों के बारे में कोई भी मीडिया। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां सहेलदेव की मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान महेंद्र राजभर के साथ हुई मारपीट को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर महेंद्र राजभर के साथ जिस व्यक्ति द्वारा मारपीट हुआ एवं अभद्र की गई है उसके खिलाफ अगर शासन प्रशासन कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो पूरा प्रदेश जो है महेंद्र राजभर के साथ मिलकर ब्रिजेश राजभर के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। वह धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, इसलिए कि भाजपा में बने सभी मंत्री के इशारे पर ही महेंद्र राजभर के साथ इस तरीके कार्य किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विधानसभा अध्यक्ष अंजनी तिवारी, डॉक्टर विक्रम अंबेडकर तथा पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आगे सुनिए। परिचय दे दें। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बलिया। क्या बात है, किस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और क्या? सबसे पहले मैं आप मीडिया साथियों का धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल जो अमर्यादित तरीके से सुहृदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और वो कार्यक्रम था महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति का स्थापना हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम कल हो रहा था। उस बीच में तमाम नेतागण पहुंचे थे। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर जी हैं उनको भी बुलाया गया था। मंच पर उनको माल्यार्पण से विभूषित करते हुए ब्रिजेश राजभर मंच पर ही गाली गलौज देते हुए थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिए, जो अशोभनीय है। इस कारण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं ये आप सबके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। ये जो दलित, शोषित, निर्बल, पिछड़ा, इन लोगों की आवाज़ को दबाना क्यों चाहती है। ये जो गुंडई हो रही है, सरकसी चल रही है, आखिर किसके सह पर चल रही है। योगी सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और महेंद्र राजभर जी पर जो कायराना हमला किया गया है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग कितने आहत हैं इस घटना को लेकर और क्या आगे की रणनीति होगी आप लोग की अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो? इससे हम लोग बहुत आहत हैं। अगर हमारे दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का अगर कोई नेता किसी भी तरह का आवाज़ उठाता है, कोई प्रदेश सरकार से जायज़ मांग करता है, तो वो अनसुनी करते हुए गुंडे और मावाड़ी को लगा करके उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। अगर इस कायराना हमले के खिलाफ योगी सरकार अगर कोई कदम नहीं उठाती है तो इसके लिए हम लोग प्रदेश स्तर पर हर जिले में आंदोलन करेंगे और इसकी मुहिम भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ेगी, ये हम कहना चाहते हैं। देखा जाता है कि राजनीति में किस तरह से द्वेषता होती है, इस घटना में साफ नजर आ रहा है। तो आप लोग क्या मानते हैं इस घटना को लेकर? इस घटना को ये मानते हैं कि बिल्कुल प्रदेश सरकार जो है नहीं चाहती है कि ये लोग चुनाव लड़ें, ये लोग कोई आवाज़ उठाएं। केवल उनका एक ही मंशा है, हमारी सीट बची रहे, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए। और इस तरह से जो है पुलिस से, गुंडों से, लोगों से जो है ये कायराना हमला करा करके और आवाज़ को दबाना चाहती है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई चुनाव में आओ,
चुनाव से लड़ो, चुनाव से अपनी सरकार बनाओ, सबका सम्मान करो, क्योंकि बाबा साहब ने सबको एक समान अधिकार दिया। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलो, तब जाकर के जो है अच्छी राजनीति, अच्छा देश, अच्छा प्रदेश बनेगा। बीते दिन सोमवार दिनांक 9 को हावड़ा से जालुकीपेरा नागालैंड के रहने वाले जिस व्यक्ति के गुम होने की शिकायत दर्ज किया गया था, वहां सुरक्षित पुनः अपने घर परिवार आज सुबह मिल चुका है। बताया जाता है कि वहां अपने बच्ची को पढ़ाई के लिए रायपुर पहुंचाने के दौरान हावड़ा में गुम हो गया था। इस दौरान उन्होंने जिन्होंने भी उसके और उसके परिवार की सहायता किए उसके आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं श्री तिनजिंगलुंगबे और उसके परिवार तिनजिंगलुंगबे को खोजने में पहल करने और परेशानी उठाने के लिए सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम इसके लिए भी अपना विशेष व्यक्त करते हैं कल्याण आश्रम संगठन हावड़ा, कल्याण आश्रम नागालैंड, नागालैंड हावड़ा, नागालैंड हाउस हावड़ा, नागालैंड स्टूडेंट यूनियन, सभी समाज सेवा संगठन और व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने भी उनके मदद की है उसके लिए वो बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उन्होंने अपनी भाषा में कहा है। आइए सुनिए। Hai mana tu kulumda is net in silungba I ne za wang sang ba sam ai gina pawai dele asunin tin ju bai ma pala ne tu te haru dele ona ka sam ba Kalyan Ashram Haura, Kalyan Ashram Nagaland House Haura, Naga Student Union Haura, Police Department Haura, Media में जाए हाई मना दू तो दले बेजा अनुपेटिंग ना तेम ना बेजा इंगम बैबेट संगाओ। अलीगढ़ के सिविल लाइन के आफ्ताब मंजिल शमशाद मार्केट में आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए। उन्होंने AMU के पूर्व कुलपति साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान के रिश्तेदार सजीद खान के शोक संतृप्त परिवार में शोक व्यक्त किया। सजीद खान का शनिवार को दुबई में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। मंगलवार को दुबई से पार्थिव शरीर अलीगढ़ लाया गया। अंतिम संस्कार AMU के अहमदी वेजुआ अली चैलेंज स्कूल के कब्रिस्तान में किया गया। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि अपने करीबी साथी की कब्र पर शोक व्यक्त करने आया हूं। तो आगे सुनिए। अपनी ज़ाती जिम्मेदारियां निभाने आया हूं। मेरे बचपन के एक साथी जिनके साथ कई साल स्कूल में एक साथ उठ बैठने का मौका मिला, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो एक तो उनके घर वालों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार करने और उनके कब्र पे फातिहा पढ़ने आया हूँ। और कोई मकसद आज अलीगढ़ आने का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किस तरह का रिलेशन रहा है आपके? मेरा बदकिस्मती से कोई ख़ास रिलेशन रहा नहीं। मैं पहली मरतबा अलीगढ़ आया हूँ। इस बात के बावजूद कि मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आने के लिए कई बार जो है इन्विटेशनें आई, लेकिन किसी न किसी वजूहात की बुनियाद पर मैं आ नहीं सका। आज कैंपस जाएंगे सर? देखा गया है जिस तरह का डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर हो रहा है। अभी हाल ही में एक ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है, किस तरह देखते हैं? चिनार नदी होगा। जितनी डेवलपमेंट हो कम है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का जंग हम लड़ रहे हैं, जिस तरह हालात को बिगाड़ने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क जो है तमाम कोशिशें कर रहा है। हमारी तो यही हमारी कोशिश, न सिर्फ कोशिश बल्कि हमें इसमें कामयाबी हासिल करनी होगी कि सबसे ज़्यादा
तरक्की और डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हो। ओवरब्रिज जो बना है सर, ओवरब्रिज को कैसे देखते हैं? सवाल तो चिनाब नदी पे नहीं ना, अच्छी बात है। फिलहाल तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसी तरह बना रहे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। सर कल रिजर्वेशन बिल पेश हो रहा है सर, रिजर्वेशन में राहत मिलेगी क्या? कहाँ रिजर्वेशन? कश्मीर में सर जॉब कोई रिजर्वेशन बिल पास नहीं। प्रतापगढ़ का नवविवाहित जोड़ा सिक्किम हनीमून मनाने गया और मंगन जिले में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते उनका वाहन 1000 फीट की गहराई में तीस्ता नदी में गिर गया। सूचना मिलने के बाद वर वधु पक्ष के लोग भागकर सिक्किम पहुंच गए। अब तक उनके बहू बेटे के लौटने की आस नहीं टूटी। हालांकि खराब मौसम के चलते बचाव कार्य बाधित रहने के चलते कौशलेंद्र के पिता समेत सभी लोग वापस आ गए हैं। जिस घर में जश्न का माहौल था वहां मातम फैल गया। दोनों परिवार का रो रो कर बुरा हाल। और अब भोलेनाथ और देवी माँ से किसी करिश्मे की उम्मीद में देवी मंदिर में 5 दिवसीय महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करा दिया है। वही चाचा का कहना है कि एनडीआरएफ और लोकल फोर्स सिक्किम में रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन अब तक लापता जोड़े का कुछ पता नहीं लग पाया। बता दें कि अंकिता लखनऊ के महिंद्रा हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग में काम करती थी। कौशलेंद्र अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो आगे सुनिए। आप देखिए, अभी तो ये तो आपको बल्कि पूरी चीज़ तो मालूम है, आप लोग तो बराबर जो है छाप रहे हैं, दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन पूरी जनता को। और 5 तारीख का शादी हुआ था, 10 तारीख को रिसेप्शन था और 25 को ये लोग, हमारी बहू और भतीजा गया था सिक्किम घूमने के लिए, पर्यटन के लिए। और वहाँ पे 29 तारीख को 8:30 के आसपास, 8:30 बजे शाम को गाड़ी गई है नदी में, तीस्ता नदी में, मंगन डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी पलट गई है करीब 1000 फीट के नीचे। उसके बाद से लगातार वहाँ पे 13 दिन तक पूरे हमारे छोटे भाई और परिवार से सभी 7-8 लोगों ने वहाँ लगे रहे हैं। वहाँ के माननीय गवर्नर साहब से मेरी बात हुई, वो लोगों ने इन सबको बुलाया, सबको आश्वासन दिया। डीजीपी साहब, सीएम से यहाँ बात हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, सारे डीएम एसपी अधिकारी सिक्किम सरकार ने बहुत ही पूरी तरह से लगे और आज तक अभी तक लगे हुए हैं। आज भी वहाँ पे रेस्क्यू जारी है। कल तक का भी सारे फोटोग्राफी सब भेज रहे हैं। कल कुछ टायर और कुछ सामान मिले, परसों भी कुछ सामान मिला। 3 दिन पहले कुछ 7 डेड बॉडी मिली थी, जो जिसको पहचान के लिए हमको भेजा गया। सब लोग हम पहचाने, वो हमारे उस गाड़ी वाले कोई भी डेड बॉडी उसमें वाली नहीं थी, जो 8 हिस्से से हुए थे, बाहर की थी। वो सब मिला है। अभी मैं किसी तरह से अधिकारियों की मदद से, सारे अपने दोस्तों की मदद से, अभी भाइयों की स्थिति खराब हुई और ये लोग भी बीमार पड़ गए थे सब वहाँ। मैंने इन लोगों को, हम पूरा परिवार यहाँ सदमे में आ गए थे कि इनको किसी तरह से वापस बुलाया हूँ। कल आए हैं, कल आकर के और कल रात शाम को पहुँचे हैं। आज मैं यहाँ पे भैया कुछ न कह पाए हैं। हम शासन प्रशासन आदमी से जितना को हाल लगाए चुके हैं, सबके खप जाके सब खिया खोपड़ी पड़ के नापन तो कुछ हमारे भैया का, हमारे बहू का बताया नहीं न पावा। अब केवल माता रानी भगवान भोलेनाथ के सहारा है बस हमका। शासन प्रशासन से सहारा उठेगा, अब क्या लाए न भैया मेरे भैया का। अरे भैया अरे भैया कब गए थे चाचा आप? भैया 29 तारीख का घटना में 30 तारीख का करीब 12-1 बजे दोपहर हमारे बेटवा के एक सहपाठी है दिग्विजय, उनके मोबाइल पे फोन आवा। हम घर ही रहुआ लालगंज बैंक, हमको फोन करके बोला एक भैया चला आवा। हम कहीं कहाँ बात है, कहीं चला आवा। आज भैया जब घर पहुंचे तो हमारे घर वाले बहुत परेशान में खात रहे। हमसे कहे कि प्रिंस गिर गया है, पता हो गिर गया है कितना जोना है। तुरंत हम सब आधा घंटा में ही।
अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।